गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने समस्थानिक आइसोटोप समन्यूट्रॉनिक समभारिक तीन तो मैंने ये आपके सिलेबस में इनके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने दो और लिए थे। एक तो लिया था स्टीरियो डाइफेरस, एक स्टीरियो स्टेरस या आइसोडाइफेरस। उनमें परमाणु डाइफेरस की बात करें n-p का अंतराल समान हो। आइसोस्टेरस समस्टेरस की बात करें उसमें अपने ये कहा था अणु और इलेक्ट्रॉन समान हो। उसके बाद में मैंने मूलभूत कण के अलावा अन्य जो सहकण थे उनके बारे में बात की थी आपसे। न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन वगैरह, उसके बारे में जो आपके सिलेबस में नहीं था। अब अपन बात करें परमाणु प्रतिरूप की, समझना ध्यान से। परमाणुीय प्रतिरूप, परमाणुीय प्रतिरूप, परमाणुीय प्रतिरूप। ध्यान से बात को समझना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रथम परमाणु प्रतिरूप किसने दिया, क्वेश्चन क्या है, प्रथम परमाणु प्रतिरूप किसने दिया? ऑप्शन देता हूं ऐसे, डाल्टन, थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड। आप जल्दबाजी में कंफ्यूज होकर के डाल्टन पे जा सकते हो। आपके बार बार ही दिमाग में आएगा फर्स्ट एटम इज नॉट डिवाइडेबल, डाल्टन आयतन। नहीं, दो चीजें हैं। नंबर वन, क्या कैसा, क्या और कैसा। परमाणु क्या है ये बात डाल्टन ने बताई थी। परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण। किसने बताया? डाल्टन ने। तो डाल्टन ने तो ये बताया कि परमाणु क्या है। अपने को ये समझना है प्रतिरूप का मतलब होता है परमाणु कैसा होता है। प्रतिरूप को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल। जैसा मान लो तुषार म्यूजियम के अंदर जो प्रतिमाएं बनती है, मोदी की बना रखी है, सलमान की बना रखी है, वो हूबहू वैसी बनाती है। जैसे मैं ये कहूं आपको ये क्या है, तो आप कहोगे सर मटका। तो मैंने कहा क्या है, तब आपने कहा मटका। मैंने कहा ये कैसा होता है, तब ये शेप बनानी पड़ती है मटके जैसी। अगर मेरे पास कोई चीज है वो मटके जैसी है, तो मैं ये पूछूं कि ये क्या है, तो उसका जो नाम है वो बताओगे। फिर मैं कहूँ ये कैसा है, तब आप कहोगे मटके जैसा है। तो ये जो प्रतिरूप दिया था वो सबसे पहले किसने दिया? थॉमसन ने। तो प्रतिरूप ध्यान से समझते जाना। नंबर वन, एक नंबर, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। इसमें दो तीन चीजें बात रखनी है। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप या तरबूज प्रतिरूप, या प्लम पुडिंग प्रतिरूप। एक ही मतलब है तीनों का, प्लम पुडिंग प्रतिरूप। ध्यान से समझना, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप या तरबूज प्रतिरूप या प्लम पुडिंग प्रतिरूप। पहली बात याद रखना इसमें, सबसे पहले प्रथम परमाणु प्रतिरूप, यह सबसे पहला परमाणु प्रतिरूप था जो किसने दिया? थॉमसन ने। थॉमसन परमाणु प्रतिरूप प्रथम परमाणु प्रतिरूप है जिसके अनुसार
किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार, जिसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धन से रहते हैं जैसे तरबूज में बीज। जैसे तरबूज आपके वो पूरा एक धनावेशित गोला है, उसमें जो बीज लगे होते हैं अलग अलग जगह, वो बीज इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला, स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज होते हैं, इस तरह से। इसलिए इसको तरबूज प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तरबूज प्रतिरूप। फॉरेन के अंदर, विदेशों के अंदर जो मिठाई बनती है, जो पुडिंग बनती है, पुडिंग एक मिठाई होती है, उसमें जो ये काजू किशमिश वगैरह डालते हैं, रेजिन बोलते हैं उनको, काजू किशमिश, वो ऊपर से बुरका देते हैं। अपने हलवा बना के ऊपर से चिटकी वगैरह नहीं डालते, या वो बीच बीच में डाल देते हैं। बादाम का हलवा है तो बादाम के टुकड़े हलवे के बीच बीच में आते हैं, उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। वह मिठाई होती है पुडिंग, प्लम पुडिंग प्रतिरूप। दो ही बातें याद रखनी है। पहली बात, ये प्रथम परमाणु प्रतिरूप है। दूसरी बात, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें नेगेटिवली भाग ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। अगर मैं इसके असफलता की बात करूं कि ये मॉडल असफल क्यों हो गया, तो पहली असफलता का कारण था कि ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा पाया। किसको नहीं समझा पाया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को। मतलब जब अल्फा कण गए, कुछ सीधे निकल गए, कुछ 180 डिग्री पे घूमे, वो क्यों घूम कर आए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए सिद्धांत ज्यादा नहीं चला। इसमें एक लाइन याद रखनी है थॉमसन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा समझना, 2 नंबर पे फिर आया रदरफोर्ड। इसकी कहानी समझना। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। वो बुक में लिखा है, आप देख के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक के नाम से याद रखना है, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसने क्या किया, एक धातु की एक धातु की पतली पन्नी ली। क्या लिया? धातु की पतली पन्नी, फॉइल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल पन्नी, जैसे अपने रोटी वगैरह में एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं वैसी। कितनी मोटाई थी? ये इसने एक धातु की पन्नी ली। मान लो स्वर्ण पर्णिका ले ली, गोल्ड फॉइल, AU फॉइल, स्वर्ण पर्णिका, सोने की पतली पन्नी, जिसकी मोटाई थी 0.3 × 0 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इतनी मोटी शीट थी, 0.001 सेंटीमीटर। अब समझना, इस AU फॉइल पर इन्होंने क्या किया, ये एक गोल्ड की फॉइल ले ली, इसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। कौन से कणों की बमबारी करवाई? अल्फा कणों की। एक एक बात को ध्यान से समझना है। मॉडल बड़े नहीं है, प्रतिरूप बड़े नहीं है, इसमें हर वर्ड जो यूज आता है वो समझ में आना चाहिए। किस धातु की पन्नी ली? गोल्ड की। कॉपर की भी ले सकता था, सिल्वर की भी ले सकता था। कितनी मोटाई ली? 0.3 × 0 1 सेंटीमीटर। इस स्वर्ण पर्णिका के ऊपर किसकी बमबारी करवाई? अल्फा कणों की। क्या होते हैं अल्फा कण? ये मेरे पास में हीलियम परमाणु है। क्या है मेरे पास में? हीलियम परमाणु। इस हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान हीलियम का 4 होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का नगण्य।
हीलियम परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मेरे पास He+2 बना, He+2। अब ये समझो इसमें से मैंने जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इसमें बचा क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इतना ही तो बचा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। पहली बात मैं ये कहूं कि ये क्या है तो आप कहोगे ये आयन है, जिस पर आवेश आ जाता है वो आयन कहलाता है। कितना आवेश आया, 2 बार, तो द्विधनात्मक है, द्विधनात्मक आयन, द्विधनात्मक आयन। किसका द्विधनात्मक आयन है, हीलियम परमाणु का, हीलियम का। तो यहां मैं ले सकता हूं हीलियम, द्विधनात्मक हीलियम आयन। क्या नाम हुआ, द्विधनात्मक हीलियम आयन। या ऐसा समझो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं, नाभिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक। ये किसका नाभिक है, हीलियम का। तो इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, हीलियम का नाभिक। अगर आप इससे बात करते हो तब भी पता है नाभिक पर प्लस का आवेश होता है, धनावेश, प्लस आवेश। आप इससे बात करते हो तब भी बता सकते हो धनात्मक प्लस आवेश है। अभी मुझे केवल ये बताना था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अल्फा कण क्या होते हैं, तो आपको ये लिख कर आना है, द्विधनात्मक हीलियम आयन या हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है। द्विधनात्मक हीलियम आयन या हीलियम का नाभिक अल्फा कण कहलाता है, जो धनावेशित होता है। कैसा होगा, धनावेशित। द्रव्यमान कितना होगा, 4 इकाई। अब वापस यहां बात करो, इन्होंने क्या किया, जब इन अल्फा कणों की बमबारी करवाई स्वर्ण पर्णिका के ऊपर, तो इसका अध्ययन करने के लिए पीछे जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लिया। किससे लेपित पर्दा लिया, जिंक सल्फाइड से, ZnS, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। अब जब भी कोई प्रयोग करते हैं 3 चीजें होती है, समझना। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन एंड निष्कर्ष, कंक्लूजन। हर काम में 3 चीजें होंगी। सबसे पहला प्रयोग, उसके बाद प्रेक्षण, उसके बाद निष्कर्ष। प्रयोग, प्रेक्षण एंड निष्कर्ष। अब इसको ऐसे समझो, राम ने शाम के गोली मारी, राम ने शाम के गोली मारी, क्या है, प्रयोग। राम ने एक प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, शाम की गोली मार दी। जैसे ही गोली लगी श्याम गिर गया, राम भाग के उसके पास गया, श्याम कैसे है तू, पानी ला के दूं क्या, मिठाई ला दूं, काजू कतली ला दूं, कुछ तो बोल। वो कुछ नहीं बोला 15 मिनट तक। इसका मतलब इन 15 मिनट में राम बार बार श्याम से कुछ पूछ रहा है, तो राम श्याम का क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है। जब श्याम 15 मिनट तक कुछ नहीं बोला, मतलब जो राम ने प्रेक्षण किया, उस प्रेक्षण के आधार पे राम ने निष्कर्ष निकाल लिया कि मरवा दिया, श्याम तो गया। गोली चलाई वो प्रयोग था, 5-10 मिनट तक उससे बातचीत की वो प्रेक्षण था, और उसमें कुछ नहीं बोला श्याम, तो उसने निष्कर्ष निकाल दिया कि ये तो गया। तो प्रयोग क्या था, अल्फा कणों को स्वर्ण पर्णिका के ऊपर फेंक दिया, मतलब एक पिस्टल टाइप में था जिससे लगातार अल्फा कण आ रहे थे, तो ये अल्फा कण इससे आके टकरा रहे थे, ये तो प्रयोग था। जब अल्फा कण फेंक दिए वो तो प्रयोग है। अब उन अल्फा कणों का क्या हुआ, वो प्रेक्षण में आएंगे, और उन प्रेक्षणों से क्या निकालते हैं, निष्कर्ष। तो इसने ये देखा, पॉइंट नंबर 1 आएगा इसका। पॉइंट नंबर 1 क्या आया, अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पर्णिका में से सीधे निकल जाते हैं,
अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पर्णिका में से सीधे निकल जाते हैं, जो स्वर्ण पर्णिका से सीधे निकल करके जिंक सल्फाइड पर्दे के ऊपर एक प्रतिदीप्ति, एक चमक, एक लाइट उत्पन्न करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पर्णिका में से सीधे निकल जाते हैं, जो जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दे के ऊपर एक चमक, एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकला? अगर मैं रात को 12 बजे लेजर लाइट अंधेरे में, यहां से मैंने लेजर लाइट ऑन की रात को अंधेरे में, तो सामने जो दीवार है उस दीवार पर उस लेजर लाइट का स्पॉट बनेगा रेड कलर का। जैसे यहां से लेजर लाइट निकली, वहां सामने दीवार में एक रेड कलर का बिंदु बन जाएगा। आपने खूब लेजर लाइट से ऐसे किया है। अब मैं बच्चों को ये कहूँ कि बेटा देखो, शाम को है ना, रात को अंधेरे में मैं यहाँ से लेजर लाइट ऑन करूँगा तो वहाँ सामने एक रेड स्पॉट बनेगा। बच्चों का अच्छा शाम को बनेगा। अब मैं रात को 12 बजे आया, बच्चों ने यहाँ एक दीवार चिन दी, ईंटों से यहाँ एक दीवार बन गई और मुझे इधर से ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। बोले सर यहाँ आप डालो, देखो सामने लेजर लाइट जली। अब मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, रेशान के फाड़ रहा हूँ, सामने नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि यही दीवार बनी हुई है। जैसी वो लेजर लाइट ऑन हुई तो यहीं पे उसका स्पॉट बनकर मैं आके उधर देख रहा हूँ, अंधेरे में दीवार तो दिख नहीं रही। इसका मतलब वो वहां तक क्यों नहीं गया? क्योंकि बीच में दीवार आ गई। इसका मतलब अगर बीच में कोई रोकने वाला होता तब तो अल्फा कण रुक जाते, सीधे चले गए। इसका मतलब रोकने वाला नहीं था। तो निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दोबारा बोल रहा हूं, पहला पॉइंट ध्यान से समझना। सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के अंदर एक स्वर्ण पर्णिका ली इस मोटाई की, जिन पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिनका अध्ययन करने के लिए स्वर्ण पर्णिका के पीछे जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लिया। इसके प्रयोग के प्रेक्षण और निष्कर्ष निम्न प्रकार है। नंबर 1, अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पर्णिका में से सीधे निकल गए, जो जिंक सल्फाइड पर्दे के ऊपर एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, पहला पॉइंट। दूसरा समझना, जैसे जैसे अल्फा कण केंद्र भाग के निकट आए, ये केंद्र भाग है जिसको क्या नाम देते हैं? तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सीधा नाम दे देते हैं नाभिक। ये नाभिक नहीं है। 2-3 क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये नाभिक है। अभी नाभिक नहीं, क्योंकि अभी तो अपने को पता ही नहीं है परमाणु कैसा है, उसमें कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ न्यूट्रॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो खोज होने के बाद पता चलेगी। तो ये अभी के हिसाब से केंद्र भाग है। जैसे जैसे अल्फा कण केंद्र भाग के निकट आए, उनके मार्ग में कुछ विचलन हुआ, इसका मतलब कुछ प्रतिकर्षण बल हुआ है, वो प्रतिकर्षित होकर थोड़े दूर गए। लगभग 2000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 90 डिग्री से विचलित हुआ, 90 डिग्री से प्रकीर्णित हुआ। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? जैसे जैसे अल्फा कण केंद्रीय भाग के निकट आए, उनके मार्ग में कुछ विचलन उत्पन्न हुआ, वो प्रकीर्णित हुए, सीधे रास्ते पे जाके इस पे प्रतिदीप्ति उत्पन्न नहीं हुई, तथा लगभग 2000 में से एक अल्फा कण 90 डिग्री से विचलित हुआ, तथा लगभग 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक अल्फा कण इतना विचलित हुआ कि वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट आया। कितने डिग्री घूमकर? 180 डिग्री। जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया, 180 डिग्री घूम के वापस आ गया। यह घटना रदरफोर्ड को सबसे ज्यादा अप्रिय लगी। अप्रिय क्यों लगी समझना। इस स्वर्ण पर्णिका की मोटाई है 0.001 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। ये मेरे पास स्वर्ण पर्णिका है इस मोटाई की 1 सेंटीमीटर, मतलब 10,000 पार्ट हो गए। 1 सेंटीमीटर के 10,000 पार्ट कितने होते होंगे सोचो।
आपकी जो कॉपी का पेज देखा हुआ है ना, उस पेज के 1000 भाग करें तब वो 0.001 सेंटीमीटर होगा। तो आपके कॉपी का पेज इतना पतला है, उसके आप ऐसे पतली पतली लेयर करते जाओगे, जैसे वो नोट्स बनाने के पतले पेपर आते हैं, राइस पेपर बोलते हैं, वैसे पतले पतले करते। तो आप ये सोचो कि उसका 1000 गुना कितना पतला होगा। कॉपी के जो पेज है उसका 1000 गुना पतला। चलो आप कॉपी के पेज जितना ले लो। अब समझना बात को, अगर मैं अल्फा कण की बात करूं, ये हीलियम का नाभिक है। किसका नाभिक है? हीलियम का। तो इसका 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 4 ग्राम। 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 4 ग्राम। इसका मतलब 4 ग्राम का पीस किससे टकरा रहा है? अपने कॉपी के पेज के 1000वें भाग से। तो अगर मैं कॉपी के पेज का 1000वां भाग नहीं लूं, कॉपी का ही पेज ले लूं, इसका मतलब जितना होना चाहिए उससे मैंने 1000 गुना ज्यादा लिया, तो टकराने वाले को भी 1000 गुना ज्यादा कर दो। कितना हो गया? 4000 ग्राम, 4 kg। अब देखना ध्यान से, 4 किलो का एक बम का गोला किसी कागज के पेपर पे दागा गया और वो दागने वाले पे आक्रमण करे 180 डिग्री घूम के। मतलब ऐसे समझो, 4 किलोग्राम का तोप का गोला किसी कागज पे ऐसे दागा, तोप का गोला, और वो दागने वाले की थोबड़े पे जाके अटैक करे, तो अप्रिय तो लगेगी ना। इसलिए घटना रदरफोर्ड को सबसे ज्यादा अप्रिय लगी। इससे रदरफोर्ड ने 2 निष्कर्ष निकाले। किससे? 180 डिग्री से अल्फा कण घूम के आए, इससे 2 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष क्या था वो समझना ध्यान से। निष्कर्ष नंबर 1, ऐसे समझो, विपरीत आवेशित कणों पर कौन सा आवेश होता है? विपरीत आवेशित कणों पर कौन सा बल होता है? तो आप कहोगे आकर्षण बल। और समान आवेशित कणों में प्रतिकर्षण बल। तो ऐसे सोचो, ये मेरे पास कोई 5 स्टार होटल है। क्या है? 5 स्टार होटल। यहां गेट कीपर खड़ा है, गेट कीपर, गेट कीपर। यहां से सलमान खान होटल में गया। इसने, गेट कीपर ने सलमान खान को होटल में जाते हुए देखा है। कुछ ही सेकंड में गेट कीपर ये देखता है कि सलमान तो वापस जा रहे हैं 180 डिग्री पे घूम के, होटल में गया और तुरंत ही वापस। इसने यहां बैठे बैठे अनुमान लगा लिया। मतलब जो ऑब्जर्वेशन देखा, उस ऑब्जर्वेशन से इसने यहां बैठे बैठे अनुमान लगा लिया कि निश्चित रूप से होटल के अंदर शाहरुख खान बैठा है। निश्चित रूप से अंदर शाहरुख खान बैठा है। दोनों समान आवेशित कण हैं, इनमें प्रतिकर्षण बल लगा है, इसलिए वो वापस घूम के चला गया। मतलब आने वाले के ऊपर जो आवेश था वही आवेश यहां है, तभी प्रतिकर्षण होकर गए। अगर यहां कैटरीना कैफ होती, कैटरीना कैफ, सलमान खान होटल के अंदर जा रहा है, होटल में पहले से कैटरीना कैफ है, रेस्टोरेंट के अंदर, गेट कीपर ने सलमान खान को जाते हुए देखा, 3 गेट कीपर की ड्यूटी चेंज हो गई, 3 गेट कीपर की ड्यूटी चेंज हो गई, पर सलमान वापस नहीं आया। कभी कॉफी मंगा रहे हैं, कभी पिज्जा मंगा रहे हैं, कभी कुछ मंगा रहा है, टोस्ट मंगा रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजें मंगा रहे हैं। थोड़ी देर प्लीज बैठो ना। इसका मतलब अब कौन सा बल लगा? आकर्षण बल। तो यहां सोचो कौन सा बल लगा होगा कि जो कण टकराने के लिए जा रहे थे, अल्फा कण, हीलियम का नाभिक, वो प्लस वाला था। जो कण जाके टकरा रहा है उसके ऊपर धनावेश है, तो निश्चित रूप से जो आवेश यहां है वही आवेश यहां होगा, तभी तो प्रतिकर्षण के कारण 180 डिग्री पे घुमा होगा। तो पहला निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष नंबर 1, कि परमाणु का केंद्र भाग
केंद्र भाग धनावेशित है। परमाणु का केंद्र भाग धन आवेशित है। यह रदरफोर्ड ने पहला निष्कर्ष निकाला जब वो अणु 180 डिग्री से घूम कर आया कि केंद्र भाग कैसा है, धनावेशित। दूसरी बात समझना, ये मेरे पास में मान लो गोल्ड की बात करूं मैं, गोल्ड का परमाणु द्रव्यमान होता है अप्रोक्सीमेट 200.5 क्या, लगभग 200 ग्राम है, एग्जैक्ट जरूरत नहीं है लेने की। अब ये सोचो गोल्ड का द्रव्यमान है 200 ग्राम, हीलियम का 400 ग्राम, हजार गुना दोनों को बढ़ा लो। एक तो मैं ये कहूं कि 200 केजी गोल्ड का टुकड़ा है, एक मैं ये कहूं 4 केजी का हीलियम का टुकड़ा है। ये मान लो ये 200 किलो Fe का टुकड़ा है, इस पर मैं 4 किलोग्राम Fe के टुकड़े को टकरा रहा हूं, क्या सिचुएशन होगी? क्या 4 किलो वाला इस 200 किलो को भेद कर चला जाएगा? क्या 4 किलो वाला 200 केजी से टकराएगा और वापस उसी साइड में चला जाएगा? अब आपको ऐसा लग रहा है कि साहब ये तो भारी बहुत ज्यादा है, ये हल्का है, तो हल्का कण भारी से टकराएगा तो बेग जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, ये दो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। पहली सिचुएशन समझना, मैं इस 200 किलोग्राम लोहे से 200 किलोग्राम लोहे से इतनी पतली चादर बनाऊं, इतनी पतली चादर बनाऊं कि वो पूरे एक राज्य को कवर कर ले। मान लो मैंने इतनी पतली शीट बनाई 200 किलोग्राम की कि वो पूरे राजस्थान को भी छोड़ो, एक जिले को ले लो कि वो मान लो पूरे बीकानेर जिले को कवर कर ले। तो समझना ये पूरा बीकानेर जिला है जिसको कवर करते हुए 200 केजी की सीट है, 200 केजी जो पूरे बीकानेर जिले को कवर कर रही है। अब मैंने क्या किया, एक 4 किलोग्राम का टुकड़ा लिया लोहे का, दूसरा 4 केजी, इतना सही होगा। जब 200 केजी पूरे बीकानेर जिले को, जिला कितना बड़ा होता है आपको पता है, उसको जब मैंने इतना सा लिया तो 4 केजी इतना सही होगा। अब ये समझो कि जहां ये कण जाके टकराएगा, क्या उस जगह पर इसका भार 200 केजी होगा? नहीं होगा, मुश्किल से ग्रामों में होगा, 1 ग्राम या आधा ग्राम, वो भी नहीं होगा, आधा ग्राम भी नहीं होगा। अब बताओ, आधा ग्राम की पतली सीट है, उस पे जाके 4 किलो टकराएगा, उसको चीर के निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 200 केजी था, बट जहां पे 4 केजी टकरा रहा है वहां तो 200 केजी नहीं है ना। अगर मान लो मैं एक लोहे के टिन सेड की बात करूं, लोहे का टिन सेड है 20 केजी का है, लेकिन वो ऐसे पसरा हुआ है 20 केजी, एक साथ तो नहीं है ना। अगर आप पिस्टल से गोली चलाते हो तो वो उस टिन सेड को भेद के चली जाएगी। क्या वो गोली 10 किलो की थी? क्या नहीं थी। यही आप दूसरा काम करो, उस 10 किलो के टिन सेड को पिघला करके एक छोटा सा 10 किलो का लोहे का पीस बना लो, अब उस पर बुलेट की गोली चलाओ, वो टकराए तो वापस बैग चली जाएगी। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये वापस 180 डिग्री पे तभी घूम सकता है जब ये 200 केजी वजन पसरा हुआ नहीं हो, एक ही जगह, मतलब सारा का सारा यही हो 200 केजी, बाकी पूरा का पूरा भाग खोखला हो, पूरे में कोई द्रव्यमान नहीं है। तो इसने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान, द्रव्यमान भार, द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है, केंद्र में निहित होता है, दोबारा समझना बात। मैं अब सेकंड पॉइंट से वापस बोल रहा हूं, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से टकराकर वापस उसी पथ पे लौट आया जिस पथ पे गया था। यह घटना रदरफोर्ड को सबसे ज्यादा अप्रिय लगी। ऐसा लगा जैसे किसी पेपर पे तोप का गोला दागा गया हो और वो गोला दागने वाले पर ही आक्रमण करता है। इससे रदरफोर्ड ने 2 निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु का केंद्र भाग धनावेशित है। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है। इसे किसे? केंद्र भाग को। इसे मतलब केंद्र भाग को नाभिक नाम दिया।
इस केंद्र भाग को क्या नाम दिया? नाभिक। जिसके चारों तरफ, किसके चारों तरफ? नाभिक के चारों तरफ, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, इस तरह से, इस तरह। इस केंद्र भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड ने नाभिक नाम देते एक नया प्रश्न बन गया, समझो। नाभिक का खोजकर्ता, नाभिक का खोजकर्ता कौन हो गया? रदरफोर्ड। नाभिक का खोजकर्ता कौन? रदरफोर्ड। यह अलग से क्वेश्चन आएगा कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। जब तक आपने रदरफोर्ड नहीं पढ़ा तब तक वो परमाणु का केंद्र भाग था, और जैसे ही रदरफोर्ड पढ़ लिया अब वो केंद्र भाग नाभिक बन चुका, क्योंकि इसने नाम दे दिया नाभिक। यहां तक की तो अपने बात हो गई रदरफोर्ड की कि परमाणु का सारा द्रव्यमान यहां केंद्र में निहित है, केंद्र भाग धनावेशित है, इस केंद्र भाग को नाभिक नाम दिया, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। बट रदरफोर्ड सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं समझना स्पीडली। नंबर 1, ध्यान से समझना। एक फिजिक्स का वैज्ञानिक था क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। इसने बताया कि कोई भी आवेशित कण है जो घूम रहा है वो लगातार एनर्जी लॉस करेगा, ऊर्जा ह्रास करेगा। अपने आवेशित कण है, आवेश का पता कैसे करोगे? हाथ लगाते झटका लगे, इसका मतलब उसमें आवेश है, मतलब करंट है। आप किसी बिजली के तार को जो नंगा है, ऊपर कवर नहीं है, उसके हाथ लगाओ, झटका लगेगा। कोई पहलवान जा रहा है, पीछे जाके उसकी गुद्दी पकड़ लो, कहाँ जा रहा है? वो झटका लगेगा, इसका मतलब उस पहलवान में आवेश है। जब वो पहलवान मर जाए, जाकर उसकी बुद्धि पकड़ो, क्या हाल है? वो कुछ नहीं करेगा, इसका मतलब वो अब आवेश नहीं है, उसका आवेश खत्म हो गया। अब नहीं, जब गुस्से में होते कहते ना आवेश में मत आए इतना, इसका मतलब गुस्से में आते उसमें आवेश ज्यादा हो जाता है। तो अपनी ये कह रहे हैं, मैक्सवेल ने ये कहा कि कोई भी घूमता हुआ आवेशित कण है, जो घूम रहा है आवेशित है, तो वो घूमते समय लगातार ऊर्जा ह्रास करेगा। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन भी तो आवेशित कण है, ऋणावेश है, वो नाभिक के चारों तरफ घूमेगा। मान लो आप आवेशित कण हो, आप सुबह सुबह घूमने के लिए गए, तो पार्क में आपका पहला चक्कर तो बड़ा होगा, अब आपके पास ऊर्जा कम होगी, दूसरा चक्कर छोटा होगा। ऐसे छोटे करते 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 20-25 मिनट बाद जाके पार्क के सेंटर में गिर गए, अब इतना ही घूमेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जब आए थे तरोताजा थे, आपके पास ऊर्जा ज्यादा थी। हर चक्कर में क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार आपकी ऊर्जा खत्म होती गई, लास्ट में ऊर्जा है नहीं कि घूम सको। ये सिचुएशन क्या इलेक्ट्रॉन में नहीं आनी चाहिए? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आवेशित कण है, घूमेगा तो ऊर्जा ह्रास करेगा, तो ऊर्जा ह्रास करेगा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अंततः जाकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। अगर नाभिक में गिर गया तो परमाणु अस्थायी होगा, जबकि वास्तव में परमाणु स्थायी है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाए, इसको स्पष्ट नहीं कर पाया। मतलब पहली कमी क्या है कि क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार घूमता आवेशित कण ऊर्जा ह्रास करता है, अतः नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसे स्पष्ट नहीं कर पाया। दूसरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो वो लगातार ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, भी लगातार घूम रहा है, ऊर्जा ह्रास कर रहा है, ऊर्जा निकल रही है। तो अगर मैंने यहां से एक लेजर लाइट निकाली और वो ऑन की, तो अंधेरे में क्या होगा? सामने दीवार पे एक स्पॉट बन जाएगा ऐसा, इस तरह का। फिर मैंने क्या किया, दूसरी लेजर लाइट इसके टच करके ली तो उसका स्पॉट भी बनेगा। मैंने इसे टच करके कंटिन्यू लेजर लाइट ले रखी है, उन सबको एक साथ ऑन किया तो सामने दीवार पे एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी लगातार। तो ये कह रहा है कि जब घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जन करेगा तो जो परमाणु का स्पेक्ट्रम आना चाहिए, स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है ऊर्जा को प्राप्त करते तो वो किस तरह से आता है? स्पेक्ट्रम, किसका स्पेक्ट्रम? परमाणु का।
वो सतत आना चाहिए, लगातार आना चाहिए। लगातार क्यों आना चाहिए? कि जब ऊर्जा उत्सर्जन लगातार हो रहा है तो स्पेक्ट्रम भी लगातार आना चाहिए, बट ये सतत नहीं आता। परमाणु का स्पेक्ट्रम हमेशा रेखीय आता है। रेखीय स्पेक्ट्रम को पट्टी या बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। तो दो कमियां थी, पहली कमी बता दी क्लार्क मैक्स वाली की गिर जाना चाहिए। दूसरी कमी क्या है? नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जन करता है, अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सतत आना चाहिए, जबकि वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम असतत आता है। वास्तव में कैसा आएगा? असतत। असतत को रेखीय स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आना कैसा चाहिए? सतत। आया कैसा? असतत। इसको स्पष्ट नहीं कर पाया। और भी कई बातें हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह एक फिक्स कक्ष में चक्कर लगाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा कक्ष में चक्कर लगा सकता है, चाहे जिस कक्ष में आ जा सकता है। जबकि ग्रह अपनी फिक्स परिधि होती है उसमें चक्कर लगाएगा, दूसरों में नहीं जाता। जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल के कारण लगा रहे हैं। किस बल के कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। जबकि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसमें एक आकर्षण बल है। आकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, प्लस माइनस का आकर्षण है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, जबकि वहां अभिकेंद्रीय बल नहीं, वहां गुरुत्वीय त्वरण का बल है। ये दो कमियां याद करनी है और ये रदरफोर्ड सिद्धांत आपको समझना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।